नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन टॉपिक है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हों। सुप्रीम कोर्ट के जज होने की जो योग्यता है वो योग्यता इनके पास होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 76 के 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा। कौन सा कर्तव्य होगा? 76 के सेकंड में कहा गया कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। कुल मिलाकर के वो करता क्या है? भारत सरकार को विधि से संबंधित जानकारी देता है। कौन? महान्यायवादी। किसको? भारत सरकार को। ठीक। तो भारत सरकार को विधि से संबंधित सलाह देता है। 76 के 3 अनुच्छेद 76 के 3 में कहा गया कि इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वह सभी न्यायालय में जाकर के सुनवाई कर सकते हैं। सभी न्यायालय, ये अधिकार है इनको कि कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76 के 4 में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करें। किसके अधीन काम करेंगे? मतलब प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के अधीन कार्य करेंगे। और इनका जो सैलरी है कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति जी डिसाइड करेंगे। अगला है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। ये लोकसभा के कार्यवाही में भी शामिल हो सकते हैं, राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं। मत का दान नहीं कर सकते हैं।
कार्यवाही में शामिल इसलिए हो रहे हैं कि भैया कोई मैटर अगर हो जा रहा है तो कम से कम उनकी उपस्थिति में वो समझ पाएँ कि कौन सा मैटर है, क्या है। इसको समझने के लिए उनको शामिल किया गया कि भैया वो बैठ कर के सुन सकें क्या हो रहा है, लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं। और संसद में जब बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो संसद सदस्य का जो भी भत्ते हैं, सभी भत्ते इनको मिलते हैं। बस ये अधिकार इनको यह नहीं दिया गया है कि भैया आप मतदान नहीं करेंगे। अगला है अनुच्छेद 165 165। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, ध्यान से सुनिएगा, राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और बनने के लिए अगर जो योग्यता रखता हो, न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का जज, न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हता रखने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं राज्यपाल। इसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में कही गई है। अनुच्छेद 165 के 2 में एक बात और कही गई है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। मतलब जो चीज़ महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए था, कर रहे थे, वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं। ये राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं, ये केंद्र सरकार के लिए कार्य करते हैं। ठीक, तो 165 के 2 में कहा गया कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को क्या करेंगे? परामर्श देते हैं। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होते हैं। अगला 165 के 3 में कहा गया, 165 के 3 में कहा गया कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा और उसको जो पारिश्रमिक होगा वो राज्यपाल निर्धारित करेगा। मतलब कुल मिलाकर के एकदम वही डिक्टो चीज़ है जो महान्यायवादी के लिए राष्ट्रपति करता है, वही महाधिवक्ता के लिए राज्यपाल करता है। अब अगला है 148, अनुच्छेद 148। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग बोलते हैं, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्ति करेंगे। वह अपने पद से केवल उसी रीति या आधारों से हटाए जाएंगे जिस रीति आधारों से उच्चतम सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इन्हें पद से हटाया जा सकता है, दोनों सदनों। अगला है अनुच्छेद 148 का 4। इसमें क्या कहा गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो माना जाएगा। इनको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है, याद रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के आंख हैं और कान है। ये कौन? नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 149 में 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। किसके? कैग के जो शक्तियां हैं और कर्तव्य 149 में निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 151 151 के एक के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। अगला है 151 का दूसरा, कैग के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भाई अगर क्या करता है कैग, किसी राज्य में गए, लेखा संबंधी कोई प्रतिवेदन है तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवा दिए जाएंगे। मतलब जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, ऑडिटर जनरल है, महालेखा परीक्षक है, ये लेखा संबंधी किसी भी कार्य को करेंगे और वो क्या करेंगे, राज्यपाल को दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, राज्यपाल को दे देंगे, राज्यपाल अपना करेगा। अगर बात केंद्र सरकार की है तो संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर देंगे और राष्ट्रपति उसको सदन में रखवाएंगे। ये इनका कहानी है। ये डायरेक्ट नहीं सदन में जाएंगे, ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें 1971 को प्रभावी बनाया गया, जिसमें कहा गया है इनके बारे में को प्रभावी बनाया गया और इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लाख परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। ये डायरेक्ट कुल मिला करके नहीं जाते हैं संसद में, ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राज्यपाल को, राज्य का मैटर है तो राज्यपाल को सौंप देंगे। यही इनका कार्य है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब आइए प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श करता है? तो कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में से बताइएगा कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारत का महान्यायवादी, इन दोनों में से बताइएगा कि कौन प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो प्रसाद पर्यंत की बात करेंगे तो भारत का महान्यायवादी कार्य करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रसाद पर्यंत की अगर बात करें तो महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे अगर बात करें, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? ऑप्शन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी है, नियंत्रक महालेखा भी है और ऑप्शन में महान्यायवादी भी है। तो बताइए कौन कार्य करता है? तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, याद रखिएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं कार्य करता। अगला,
भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रथम विधि अधिकारी होता कौन है? महान्यायवादी होता है। उसी क्वेश्चन को बार बार इधर उधर, विधि अधिकारी ये प्रथम कौन करता है? तो महान्यायवादी करता है। प्रथम विधि का अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है। मुख्य विधि परामर्श, देखिए कैसे क्वेश्चन, मुख्य विधि परामर्शदाता, ये आए तब पर भी क्या होगा? महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रधानमंत्री के, भारत सरकार के। तो आंसर होगा भारत सरकार के ये सलाहकार हैं भैया विधि। इसका आंसर ये होगा। अच्छा, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का उनको अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी। अगला है, महान्यायवादी से संबंधित 4 हम सेंटेंस लिख रहे हैं। आपको बताना है इन सेंटेंसों के बारे में। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही बात है कि गलत है, ये आप बताइएगा। महान्यायवादी को लेकर के ये सेंटेंस हैं, ठीक है, महान्यायवादी को लेकर के। दूसरा, उनमें वो वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो योग्यता है वो इनमें होनी चाहिए। ठीक। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होनी चाहिए, संसद सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। इनमें से जो आंसर है वो केवल 1 और 2 है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने का जो योग्यता रखते हो वही योग्यता महान्यायवादी के पास होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बाकी संसद के सदस्य, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। 4 सेंटेंस फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताना है इसमें से क्या गलत है क्या सही है। महान्यायवादी को लेकर के 4 सेंटेंस। क्वेश्चन करने के बाद थ्योरी क्लियर हो जाती है। तो पहला है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं। इनमें से आपको बताना है क्या सही है। इनमें से कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, समिति के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, मत नहीं कर सकते महान्यायवादी। ठीक, तो कुछ तो महान्यायवादी का क्लियर हो ही गया होगा। संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन संसद के सदस्य थोड़ी हैं ये कि मतदान देंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होने के बावजूद संसद में बैठते हैं, बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो महान्यायवादी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा हमें लगता है कि आप समझ जाएंगे कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं। एक तो
भाई की गैर सदस्य होने के बावजूद संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं, जैसे कि एक उपराष्ट्रपति हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तब पर भी भाग लेते हैं, और एक महान्यायवादी हैं जो कि सदस्य न होने के बावजूद संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। ठीक है। अगला है सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कानूनी सलाहकार हैं। महाधिवक्ता क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ये सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्व के निर्वहन में सहायता करते हैं। न्यायिक सलाहकार होते हैं। ठीक। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। कौन करता है? एडवोकेट जनरल। ये राज्य सरकार के लिए होते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? महान्यायवादी को या उनको कानूनी सलाह देते हैं। एडवोकेट जनरल की राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। अनुच्छेद 165 के 2 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 का 1, वह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 165 का 3, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगला है राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वह महाधिवक्ता होता है। वो कौन होता है? महाधिवक्ता। अच्छा, 3 वर्ड हैं, याद रखिएगा इसमें। महाधिवक्ता है, सॉलिसिटर जनरल है, महान्यायवादी है। महान्यायवादी तो केंद्र सरकार हो गया, महाधिवक्ता राज्य सरकार। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं? महान्यायवादी के अतिरिक्त कानूनी सलाहकार अगर भारत सरकार को कोई देता है तो वो सॉलिसिटर जनरल देते हैं। ठीक। अलग नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो कार्यकाल होती है 6 वर्ष की या 65 वर्ष, जो भी जल्दी हो जाए, जो भी पहले हो जाए, नियुक्ति समाप्त हो जाती है इनकी। कैग जिसको बोलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन, संघ का अगर लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं, और अगर राज्य से संबंधित कोई है तो वह राज्यपाल को देते हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं कैग से संबंधित। पहला है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
नेक्स्ट, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। अगला, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। अगर वो रिटायर्ड हो गए तो कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। अगला, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनकी सैलरी जज के बराबर होती है, सेवा नहीं दे सकते हैं, राष्ट्रपति इनको पदच्युत नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा रिवीजन करा दें। 148 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उस रीति से राष्ट्रपति नहीं हटाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हटाएगा। इनको हटाने के लिए उस रीति का प्रयोग किया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उस रीति का प्रयोग किया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको वेतन मिलता है। और 148 के 4 के तहत कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कैग भारत सरकार के किसी भी राज्य सरकार के अधीन पद के योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा, याद रखिएगा। क्योंकि कैग है ये भाई, ऑडिटर जनरल है, वो सब चीज़ जान रहा है, तो अब उनको कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के अधीन या भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर कार्य नहीं करेंगे। कैग को हटाए जाने की तरीका वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कैग की टीका टिप्पणी पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी संसद को है कि उनके टीका टिप्पणी पर कौन सी उचित कार्यवाही करनी है या नहीं करनी है। ठीक है। और अंतिम जिम्मेदारी भाई सौंप देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सौंप देंगे उसको संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सौंप देंगे। और लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भाई लोक लेखा समिति के कान और नाक हैं, ये कहा गया है। अगला है, बताना है आपको, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। कैग जो है वो लोक लेखा समिति के हैं, लोक लेखा समिति के हैं। महान्यायवादी जो हैं, उच्चतम न्यायालय संस्थान जो है महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, या महाधिवक्ता जो है उच्चतम न्यायालय। और जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, वो कहाँ बैठते हैं? वो लोक सभा की बैठक में बैठ सकते हैं। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र सरकार के लोक लेखा संबंधी कार्य कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। केंद्र सरकार का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। राज्य सरकार का कौन लोक लेखा संबंधी कार्य करता है? यही करते हैं, याद रखिएगा, इनके लिए कोई अलग से नहीं है।
इन्हीं का काम है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी वित्तीय लोक लेखा के समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करते हैं। ठीक। अच्छा, महालेखा परीक्षक को छुट्टी चाहिए, बड़ा कॉमन सी बात है। छुट्टी मंजूरी कौन करता होगा, क्या लगता है भाई? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति को ये छुट्टी मंजूर करने का अधिकार है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।